और यूक्रेन के सैनिकों का पलटवार, रूस के टैंक को तबाह कर दिया गया है। जहां पर मिकोलाइव में भारी तबाही हुई है, यहां पर रूस के टैंक तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन की सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। 43वां दिन आज हो चला है, 42 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दोनों ही ओर से जंग भीषण होती जा रही है। हालांकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रूसी सेना पीछे जरूर हटी है, लेकिन एक के बाद एक अब भी यूक्रेन की ओर से मुंहतोड़ जवाब रूसी सेना को दिया जा रहा है। और मिकोलाइव की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मिकोलाइव का शहर है जहां पर कई टैंक यूक्रेन की सेना की ओर से ध्वस्त कर दिए गए हैं। और यूक्रेन की शान कहा जाने वाला अंतोवीव AN-225 मारिया विमान को रूस की मिसाइलों ने तबाह कर दिया। मेरे पीछे बर्बाद हुआ जो विमान आपको दिखाई दे रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान है जो माल ढोता था, लेकिन आज ये अपने हैंगर में खड़ा है, शायद दोबारा कभी नहीं उड़ पाएगा। एंटोनोव 225 मरिया, ये नाम है इस विमान का, जिसको रूस की फोर्सेज ने टैंकों से ध्वस्त कर दिया, मिसाइल मारी, इसमें रॉकेट मारे और ये पूरा विमान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, जल गया है। इतना बड़ा विमान है, माल ढोने का इससे बड़ा विमान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और यूक्रेन का एक तरह से ताज कहा जाता था इसको। यूक्रेन की टेक्नोलॉजी, यूक्रेन के इंजीनियरों का सबसे बड़ा काम माना जाता था इस विमान को। लेकिन देखिए किस तरह से ये विमान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। आपको मैं दिखाऊं तस्वीरें, यहाँ तक टैंक ला करके, कमलदेव जी तस्वीर दिखाई जरा, यहाँ तक टैंक लाके, टैंकों के जरिए इस पूरे विमान को तबाह किया गया है। ये रूस के टैंक हैं जिनको विमान के करीब लाया गया, विमान के नजदीक लाया गया और इन टैंकों से गोलीबारी करके बड़े बड़े गोले बरसा के इस विमान को नष्ट किया गया। साथ ही साथ ऊपर से अगर आप देखें तो ऊपर से मिसाइल भी मारी गई, ऊपर से रॉकेट हमले भी किए गए और इस विमान को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया है। मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा दुनिया के इस सबसे बड़े मालवाहक विमान का हालत क्या है इस वक्त। ये देखिए, ये कॉकपिट की हालत देखिए, ये कॉकपिट है, ये कॉकपिट है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। आपको पूरा कॉकपिट जल गया है, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ये जो बीच का हिस्सा है, इस विमान को बीचों बीच तोड़ दिया गया है, जल करके ये विमान बीच के हिस्से से पूरी तरह टूट गया है। ये देखिए, ये जो पिछला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है और अगला हिस्सा, इसके बीच की जो कड़ी होती है, यानी जो बीच का हिस्सा होता है, ये पूरी तरह से टूट करके बिखर गया है, जल गया है। एक एक चीज यहाँ पर देखिए, अभी भी जो निशान है वो हैं और ये दिखाते हैं कितना भव्य, कितना बड़ा, कितना ग्रैंड था ये विमान। लेकिन अस्थिपंजर दिखाई दे रहा है इस विमान का, सब कुछ जलकर खाक हो गया है, राख हो गया है। आप देखिए किस तरह से तारों का मकर जाल, किस तरह से इक्विपमेंट्स जो इसके अंदर हैं, जो तकनीकी इस्तेमाल हो रही थी, वो सब कुछ यहीं जमींदोज हो गई है, सब कुछ जल के खाक हो गई है। और दूसरी तरफ ये जो टैंक हैं, यही रूस के टैंक हैं जिन्होंने इस पूरे विमान को जमींदोज किया। ये इंजन देखिए, यहाँ पर इंजन है, ये इंजन है, ये इंजन पूरी तरह से जल गया है, पूरी तरह से खत्म हो गया है और विमान यहीं से दो टुकड़े में लगभग बट गया है। लेकिन इसके पीछे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत दूरी तक विमान अब भी दिखाई दे रहा है। 50% से ज्यादा ये विमान जल गया है, बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा ये विमान है। देखिए, ये रूस के टैंक हैं जो काफी नजदीक आकर, बहुत ही नजदीक से, इन टैंकों ने बहुत ही नजदीक से निशाना लगाया इस विमान पर और उसके बाद इस विमान की हालत ये हो गई है। आप जरा इधर आइए और ये देखिए, ये जरा देखिए कितने पहिए हुआ करते थे इसमें, कितने पहिए हुआ करते थे। हर जगह 2 पहिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 पहिए एक तरफ और 14 पहिए दूसरी तरफ। आप देखिए टायर जल गए हैं, रिम दिखाई दे रही है। तो 28 पहिए इस विमान के थे और ज्यादातर पहिए अभी सुरक्षित हैं, लेकिन आगे के पहिए जल गए हैं और ये विमान एक तरफ झुक गया। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये विमान एक तरफ झुक गया, दूसरी तरफ यानी लेफ्ट साइड में ये विमान झुक गया है। लेकिन अब भी देखिए कितना बड़ा विमान है ये। देखिए, हम लगातार तब से आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये विमान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा एक आदमी जो सोच सकता है उससे बड़ा विमान है। देखिए, ये जिसने इस विमान को नहीं देखा है वो इसकी भव्यता को समझ नहीं सकता, सोच नहीं सकता। और विंग्स देखिए कहां तक है, जरा विंग्स दिखाइए, विंग्स कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी है कि इसके नीचे कई गाड़ियां रख दी जाएं, इसके नीचे कई गाड़ियां खड़ी कर दी जाएं और उन पर बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा
ये विमान है। दूसरी तरफ से मैं इस विमान को दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। एक बार और तस्वीर दिखा दूँ आपको। ये जो इलाका है ये हवाई अड्डा है और वहाँ पर ही हवाई पट्टी है और बड़े विमान के उतरने के लिए बहुत बड़ा एक रनवे बनाया गया था जो एंटोनोव 225 के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया था। शायद अब उस पर यह विमान उड़ान तो नहीं भर पाएगा, नया विमान भले ही यूक्रेन बनाए। अब दूसरी तरफ की विंग आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये विमान है, देखिए शायद कैमरे में भी पूरा आपको दिख नहीं पा रहा होगा, इतना बड़ा विमान है। और इसकी विंग दूसरी देखिए, ये विंग है। इसके अभी भी इंजन, ये तीनों इंजन सलामत दिख रहे हैं मुझे, लेकिन दूसरी तरफ के इंजन खराब हो चुके हैं। और देखिए हवा जब चल रही है तो इंजन जैसे लग रहा है जब विमान उड़ने के लिए तैयार होता है तब इंजन ऐसे ही स्टार्ट होता है, तो लग रहा है कि ये इंजन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है इंजन और शायद ही अब ये कभी उड़ान भर सके। तो ये एंटोनोव 225 मरिया विमान है जिसे 2 टुकड़े में कर दिया है रूसी सेना ने। सबसे पहले इसी विमान पर हमला किया और जो यूक्रेन के लिए सम्मान की बात थी, जो यूक्रेन के लिए फख्र की बात थी, उसको सबसे पहले बर्बाद किया रूस की सेना ने जब होस्टोमेल हवाई अड्डे पर हमला किया और कब्जा किया। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, होस्टोमेल हवाई अड्डा। उधर यूक्रेन ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से जुड़ा एक बहुत ही डराने वाला दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सैनिकों ने वहां कब्जे के दौरान बड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव धूल उड़ाई, जो यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि रूस के सैनिकों की तरफ से जो रेडियो एक्टिव धूल उड़ाई गई वो बेहद ही खतरनाक है और सैकड़ों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो के जरिए दावा किया गया कि रूस के सैनिकों ने प्लांट पर कब्जा करने के बाद वहां अपने हथियार और सैन्य उपकरण लगाने के लिए कई गड्ढे खोदे थे। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ये गड्ढे परमाणु प्लांट के उस हिस्से में दिखाई दिए जिसे रेड फॉरेस्ट कहा जाता है। रेड फॉरेस्ट यानी प्लांट की वो जगह जहां रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा है। लेकिन यूक्रेन पर हमला और उस पर जल्द से जल्द कब्जा जमाने की कोशिश में जुटे रूस के सैनिकों को यह खतरा शायद नजर नहीं आया। तभी तो 24 फरवरी को जंग शुरू होने के पहले ही दिन रूसी सेना ने चेर्नोबिल पर धावा बोल दिया था। रूसी सेना के बड़े बड़े टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खतरनाक रेडिएशन से भरे चेर्नोबिल के इलाके में बेधड़क घुस गई थी। हैरानी की बात ये रही कि युद्ध की रणनीति बनाने वाले रूसी सेना के कमांडरों को भी ये खतरा नजर नहीं आया और उन्होंने उससे बचाने वाले सुरक्षा उपकरणों के बिना ही अपने सैनिकों को वहां भेज दिया। और करीब 1 महीने तक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमाए रखने के बाद कुछ दिनों पहले ही रूस की सेना वहां से भाग खड़ी हुई, क्योंकि दावा किया गया कि रेडियो एक्टिव धूल के संपर्क में आने वाले सैकड़ों रूसी सैनिक रेडिएशन का शिकार हो गए, जिसके बाद उनमें से कई सैनिकों की तबियत बुरी तरह खराब हो गई। रेडिएशन के संपर्क में आए उन रूसी सैनिकों को इलाज के लिए बेलारूस भेजा गया, लेकिन रूस के सैनिकों की वजह से अब ये खतरा पूरे यूक्रेन में फैलने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि रूस की सेना की वजह से चेर्नोबिल की ये रेडियो एक्टिव धूल अब वहां के कई दूसरे इलाकों में फैलने का दावा किया जा रहा है। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि चेर्नोबिल से निकलकर कीव तक आए रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उसी धूल से सनी थीं। यानी चेर्नोबिल से निकला रेडिएशन का खतरा करीब 130 किलोमीटर दूर कीव तक पहुँच गया। और अगर इस दावे में सच्चाई है तो ये यूक्रेन के लोगों के लिए किसी सुलगते बम से कम नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ चेर्नोबिल की रेडियो एक्टिव धूल पहुँची होगी वहाँ के लोग रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं और इसी खतरे की आशंका यूक्रेन ने भी जताई। और बढ़ती महंगाई के बीच आज शाम पीएम मोदी की एक अहम बैठक होने जा रही है। पीएम आवास पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की ये बैठक होगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में होने वाली बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो आज शाम पीएम आवास में ये बैठक होगी और लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहने वाली हैं, साथ साथ रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। बढ़ती महंगाई के बीच ये बैठक अहम मानी जा रही है। और पाकिस्तान में संसद भंग करने के मामले में आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले वहां से बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि पाकिस्तान में सेना की बड़ी हलचल हो रही है और लाहौर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। बताया गया कि ये तैनाती अगले 15 दिनों तक के लिए कर दी गई है। एक तरफ पाकिस्तान राजनीतिक संकट से गुजर रहा है और दूसरी तरफ सेना की हलचल बढ़ने से अटकलों का दौर शुरू हो गया है।
वहीं अमेरिकी साजिश के मुद्दे पर विरोधियों के हमले झेल रहे इमरान की अपनी ही पार्टी में बवाल हो गया। इमरान ने 31 मार्च को डंके की चोट पर कहा था कि विदेशी लोगों ने उनकी सरकार गिराने की चाल चली, जिसके बाद पाकिस्तान में ऐसा सियासी भूचाल आया जो संभाले नहीं संभला। लेकिन अब इस भूचाल की एंट्री इमरान खान की अपनी पार्टी में हो गई, जिससे इमरान का फायदा नहीं नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के एक सांसद ने ही उन्हें दुनिया के सामने झूठा, गद्दार और ना जाने क्या कह डाला। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ जो गद्दार नहीं है। इमरान खान के खिलाफ जहर उगलने वाले आमिर लियाकत यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इमरान की उस चिट्ठी को भी झूठा बता दिया जिसे इमरान ढोल पीटकर दुनिया के सामने लाने वाले थे और कहने वाले थे कि उसी से बाइडेन के प्लान की पोल खुलेगी। जो चिट्ठियां लहरा लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे, जाली खत है वो। इमरान खान कह रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने के लिए जो प्लान बनाया गया उसके मास्टरमाइंड बाइडेन है। लेकिन इमरान की पार्टी के सांसद ने जो बयान दिया उससे उनकी चाल उल्टी पड़ती दिखाई दी, क्योंकि आमिर लियाकत ने केवल इमरान की चिट्ठी को झूठा नहीं कहा, बल्कि उन पर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जाल बुनने का आरोप लगाया और बताया कि इमरान ने उस बाजवा की कुर्सी खींचने की कोशिश की जिसने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की, मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा तुम जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। मतलब ये कि पीटीआई के सांसद ने इमरान के सारे किए कराए पर पानी फेरने की कोशिश की और चिट्ठी, बाइडेन और इमरान के ट्रायंगल में बाजवा नाम का एक चौथा एंगल भी जोड़ दिया। शुरू से कहा जा रहा है कि इमरान के खिलाफ बाजवा ने विपक्ष को एकजुट किया, जिसके बाद उनकी सरकार गिराने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। यही नहीं, जब इमरान एंड कंपनी बाइडेन पर निशाना साध रही थी तब बाजवा एक कार्यक्रम में अमेरिका की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। Share a long history of excellent and strategic relationship with United States, which remains our largest export market. यही सेना ने कोई सबूत नहीं मिलने की दलील देकर अमेरिका का बचाव भी किया था। पाकिस्तान की सियासत में मैं सही तू गलत के इस खेल के बीच एक सर्वे कराया गया, जिसमें लोगों से पूछा गया कि वो क्या सोचते हैं। मतलब ये कि लोगों से जानने की कोशिश की गई कि क्या सच में इमरान के खिलाफ साजिश रची गई थी या उन्होंने अपनी सरकार की कब्र खुद खोदी, जिसके जवाब में 64% पाकिस्तानी नागरिकों ने कहा कि इमरान की सरकार महंगाई और उनकी नाकामयाबी की वजह से गिरी, जबकि 36% लोग इमरान के अमेरिकी साजिश वाले एंगल के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में ये सर्वे 3 और 4 अप्रैल को हुआ, जिसमें सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की राय ली गई। सिंध के 74% लोगों का कहना है कि महंगाई ने इमरान की कुर्सी छीन ली। पंजाब के 62% लोगों की राय भी यही थी। खैबर पख्तूनख्वा के 59% लोगों का भी यही मानना है। सरकार गिरने के लिए इमरान का खराब काम जिम्मेदार है, ना कि कोई और विदेशी ताकत। लेकिन इमरान और उनके चहेते नेता लगातार उनका बचाव कर रहे हैं और इन मंत्रियों में एक नाम शाह महमूद कुरैशी का है, जिन्होंने दावा किया कि सरकार को गिराने की धमकी वाले पत्र से पहले फोन आया था और इमरान के रूस दौरे को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि इमरान के मंत्री रह चुके और पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय संभाल चुके शाह महमूद कुरैशी ने इन आरोपों से इनकार किया। अब ये कह देना कि ये मनगढ़ंत है, अफसोसनाक है। टीवी पर इंटरव्यू के दौरान कुरैशी ने भले ही संभलकर बात की और इमरान की लुटी पिटी इज्जत बचाने में जुटे रहे, लेकिन इमरान के करीबी फवाद चौधरी ऐसा नहीं कर पाए और कैमरों के बीच पत्रकारों से भिड़ गए। फवाद चौधरी उन चंद लोगों में एक हैं जिन्होंने सबसे पहले विपक्ष पर सांसदों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था और एक बार फिर वो मीडिया के सामने इमरान के पक्ष में बात करने पहुंचे। लेकिन इस बार उनके तेवर ऐसे थे कि उन्होंने एक पत्रकार को किराए का टट्टू बोल दिया। ये किराए पे आते हैं लोग, इस तरह के स्टेटमेंट किराए के टट्टू आप होंगे, वो फवाद चौधरी। फवाद के ऐसा बोलते ही पत्रकार को भी गुस्सा आ गया, जिसके बाद सियासी कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की नजरें झुकाने वाली एक और तस्वीर सामने आई। फवाद की बात से नाराज पत्रकार उनसे झगड़ने लगा और देखते ही देखते तू तड़ाक की नौबत आ गई। पत्रकार और फवाद चौधरी की तू मैं इतनी लंबी चली कि एक दूसरे पत्रकार को बीच बचाव करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा और उसने जैसे तैसे मामला शांत किया। और इमरान के मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आया है। फवाद हुसैन का बड़ा बयान सामने आया है, जो कि करीबी माने जाते हैं इमरान खान के। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को धमका रहा है विपक्ष और ऐसे में गृह युद्ध की नौबत आ सकती है और उस भीड़ से निपटने के लिए सुरक्षा भी जरूरी है। फवाद खान, तस्वीर आप देख रहे हैं, इमरान के काफी करीबी मंत्री माने जाते हैं और फवाद हुसैन का ये बड़ा बयान है।
उधर अमेरिकी साजिश पर अपने ही देश में झूठा बताए जाने वाले इमरान खान ने लोगों को भारत का डर दिखाना शुरू कर दिया है। 31 मार्च को इमरान ने बाइडेन को पानी पी पी कर कोसा था और कहा था कि पुतिन से उसकी दोस्ती बाइडेन को हजम नहीं हुई। लेकिन अमेरिकी साजिश के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां हो या सेना प्रमुख बाजवा, सबने इमरान के होश ठिकाने लगा दिए और खुलेआम बाइडेन के साथ खड़े दिखे, जिसके बाद इमरान को हिंदुस्तान की याद आ गई। लाहौर में एक सभा के दौरान उन्होंने फिर से वही साजिश वाला कार्ड खेला। फर्क बस इतना था कि इस बार अमेरिका की जगह उन्होंने भारत का नाम लिया और लोगों को ये कहकर डराया कि भारत जब चाहे पाकिस्तान में सरकार गिरा सकता है। हिंदुस्तान फैसला करे कि पाकिस्तान की हुकूमत गिरानी है तो कितनी जरूरत, 10, 15, 20 अरब रुपए में हुकूमत गिरा देंगे वो। ये वही इमरान है जो कुछ दिन पहले तक भारत की विदेश नीति का गुणगान कर रहे थे। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। बाइडेन पर निशाना साधकर अपने ही देश में घिर चुके इमरान के पास भारत के खिलाफ जहर उगलने के अलावा दूसरा कोई नहीं बचा है। कहा जा रहा है कि